सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित माय हेवन नामक पोयम के बारे में आपको बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रोज़ाना जो हम गुड मॉर्निंग और वो सब है ना, कहने का मतलब इंग्लिश में बातें होती थी। आज इसलिए हमने हिंदी में कहा सुप्रभात, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो इस पोयम के कवि हैं, वो केवल हमारे देश के कवि ही नहीं बल्कि बहुत बड़े देशभक्त थे, जिन्हें अपने देश के प्रति प्रेम उनके अंदर तो था ही, उसके साथ साथ उनके अंदर फ्यूचर में हमारा भारत कैसा हो, इसकी भी चिंता उनके अंदर थी, वो भावनाएं थी। यानी कहने का मतलब कि उनमें देशवासियों और देश की संस्कृति के प्रति अपार प्रेम था, तथा ये जो पोयम लिखा उन्होंने माय हेवन, उनकी जो वो ग्रेट क्रिएशन है गीतांजलि, जिसके बारे में भी अभी अबाउट द पोयम में बताएंगे, उसी का एक भाग है, जिसके लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये थोड़ा सा उनके बारे में था। आइए अकॉर्डिंग टू बुक जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अबाउट द पोएम में कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बर्न इन May 6, 1861 इन कोलकाता। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। He was one of the distinguished novelist and poet. वो एक अद्वितीय उपन्यासकार और कवि थे, यानी साहित्य जगत के। His father's name was देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। He was educated mostly at home. अधिकांश शिक्षा उन्होंने घर पर रहकर ही, यानी घर से ही पढ़ाई की अपनी। आज के जनरेशन देखो कहता है ना कि घर पर रहकर हम पढ़ नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, लेकिन हमारे देश के महान कवि, महान उपन्यासकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी अधिकांश शिक्षा अपने घर से ही प्राप्त किया। ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। उसके बाद जो है ये इंग्लैंड जो है लॉ के अध्ययन के लिए भेज दिए गए। एंड देयर ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, जहाँ पर इन्होंने लंदन के विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया। इन 1901 ही फाउंडेड शांति निकेतन। इन्होंने 1901 में जो है शांति निकेतन की स्थापना की। द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। He won the Nobel Prize for Literature in 1913 और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। He was also knighted in 1915 और 1915 में नाइट KNIGST, नाइट मतलब होता योद्धा, यानी सेना में प्रवेश किया इन्होंने। बट ही रिजाइंड हिज नाइटहुड इन 1919। 1919 में इन्होंने सेना से रिजाइन कर दिया एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसूर, यानी जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो है उसके विरोध में इन्होंने सेना को छोड़ दिया। ही वॉज फेमस एज गुरुदेव
ये लोगों के बीच में गुरुदेव के नाम से फेमस थे। और आपको बता दें, गुरुदेव की संज्ञा इनको महात्मा गांधी ने दिया था। ही डाइड इन 1941 और 1941 में इनका देहांत हो गया। ही रोट बोथ इन इंग्लिश एंड बंगाली। इन्होंने अपनी रचना 2 भाषाओं में किया, इंग्लिश में भी किया, क्योंकि ये बंगाल से बिलोंग करते थे, तो अपनी उनकी जो मदर टंग थी उसमें भी इन्होंने जो है अपनी रचनाएं की। हिज फेमस पोएटिक वर्क्स आर द गीतांजलि। अभी बताया था ना कि गीतांजलि जो है इनकी प्रसिद्ध पोएम है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद द क्रेसेंट मून है, द गार्डनर है, फ्रूट गैदरिंग है एंड लव्स गिफ्ट है। चित्रा, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर एंड द पोस्ट ऑफिस आर हिज वेल नोन प्ले। ये इनके नाटक के नाम हैं। सम ऑफ हिज नॉवेल्स आर, और कुछ इनके उपन्यास है जिसका नाम है गोरा। गोरा की रचना इन्होंने तब किया था जब देश जो है अंग्रेजों की गुलामी में बंधा हुआ था। द होम और द ब्रिक, ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। द होम कमिंग एंड द काबुलीवाला आर हिज फेमस फाइन स्टोरी। होम कमिंग, द होम कमिंग आपके प्रोज चैप्टर की कहानी है, और द काबुलीवाला 9th में सबमिट किया गया है। ये दोनों इनकी 60 स्टोरियाँ हैं, छोटी कहानियाँ हैं। जनगण मन आवर नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय टैगोर। और जनगण मन की रचना जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसकी भी रचना टैगोर द्वारा ही की गई। तो ये था इनके बारे में थोड़ा सा परिचय। अब पोएम के बारे में देखते हैं। द पोएम माई हेवन ड्रा द पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री वेयर पीपल आर लिटरेट एंड एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम। कहा है पोएम माई हेवन। एक चीज़ और बता दें, माई हेवन मतलब मेरा स्वर्ग। अब यहाँ स्वर्ग की संज्ञा किसको दिया है? अपने देश को। इस भारत को उन्होंने स्वर्ग कहा है। अपने देश भारत देश को इन्होंने क्या कहा? स्वर्ग कहा। माई द पोएम माई हेवन ड्रा द पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री, यानी हमारा भारत देश हमारे भारत देश को इस कविता के माध्यम से कवि ने एक आइडियल कंट्री के चित्र के रूप में वर्णन किया है। वेयर पीपुल आर लिटरेट, उन्होंने कहा जहाँ पर लोग, यहाँ की जनता क्या हो? लिटरेट हो। लिटरेट मतलब पढ़ी लिखी हो, जागरूक हो, एंड एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम, और सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का आनंद प्राप्त करें। दे आर लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड, वे लोग लिबरल हों और ब्रॉड माइंडेड हों, उनकी संकुचित विचारधारा ना हो। देयर इज नो डिस्टिंक्शन among them on the basis of caste, color and creed। करा उनके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन मतलब होता है मतभेद, among them उनके बीच, the basis of caste, color and creed, जात, रंग, रूप जैसी जो भेद भावनाएं थी पहले समाज में, इस प्रकार का उनके अंदर कोई भेदभाव ना हो। दे आर इंडस्ट्रियस एंड प्रोग्रेसिव, वे लोग परिश्रमी हो
और प्रगतिवादी हों। यानी कहने का मतलब कि उनके अंदर लेजीनेस ना हो, वे हमेशा अपने प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देते रहें। अंडर डिवाइन इंस्पायरेशन दे मार्च ऑन टुवर्ड्स न्यू थॉट एंड एक्शन। और दैवीय प्रेरणाओं के अंतर्गत दे मार्च ऑन, वो आगे बढ़ते रहे, टुवर्ड्स और न्यू थॉट एंड एक्शन, नए विचारों और नए कार्यों के। यानी कहने का मतलब कि ईश्वर की प्रार्थना से जो उनके अंदर प्रेरणा आए, उससे उनका मन हमेशा नए विचारों नए कार्यों के लिए अग्रसित हो। द पोएट प्रेज टू गॉड दैट हिज कंट्री इंडिया शुड बी वन ऑफ सच कंट्री ऑफ द ड्रीम। कभी अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करता है कि उसका देश जो है शुड बी सच वन कंट्री, यानी एक ऐसा देश होना चाहिए ऑफ हिज ड्रीम, उसके सपनों का, जैसा स्वप्न देखा, जैसी कल्पना की उन्होंने, वैसा भारत देश होना चाहिए। तो ये था पोएम के बारे में। अब हम आपको पोएम्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हाई हेल्ड, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप into fragments by narrow domestic walls। कहता where the mind is without fear, यानी कवि चाहता है कि उसके देशवासियों के अंदर कुछ विशेष गुण होने चाहिए। और कैसा गुण? माइंड इज फ्री फ्रॉम फियर, यानी उसका मस्तिष्क डर से मुक्त हो। एंड हेड इज हेल्ड हाई, और उसके लोगों के अंदर क्या हो? हेड इज हेल्ड हाई का मतलब पीपुल आर वर्चुअस, फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड लिव्ड विदाउट डिग्निटी। कहने का मतलब कि लोग सद्गुणों से युक्त हों, भय रहित हों, सब आत्मसम्मान वाले हों। समझ गए ना? कहने का मतलब कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, यानी कवि चाहता है कि उसके देशवासियों में कुछ विशिष्ट सद्गुण होने चाहिए। वे निर्भय हों, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय ना हो, और वह हमेशा आत्मनिर्भर बने, आत्मसम्मानित बने। Where knowledge is free, और सबके लिए एक समान, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, उनके लिए ज्ञान यानी विद्या एक समान हो। Where the word has not been broken up into fragment by the narrow domestic wall, और जहाँ पर कहा ये जो मेरा भारत संसार है, हैज नॉट बिन ब्रोकन अप, वो टूटा ना हुआ हो। फ्रेगमेंट मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और डोमेस्टिक वॉल मतलब होता है संकीर्ण विचारधारा। तो कहता वेयर द वर्ड हैज बीन नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, जहाँ पर यानी हमारे इस भारत देश में के लोगों के अंदर जातिगत रूप रंग जैसी भेद भावनाओं का मतभेद ना हो, और वे इन संकीर्ण विचारधाराओं से मुक्त हों, यानी वो उससे टूट कर एक दूसरे से अलग ना हों। आगे देखते हैं, कहता व्हेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, व्हेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ,
कहता केवल उनके अंदर दिखावे के लिए, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कुछ न हो, बल्कि where words come out from the depth of truth, कि वे वही कहें जिसे वे पूर्ण रूप से सत्य समझे, यानी उनकी अंतरात्मा जिसके लिए उन्हें प्रेरित करे वे वही चीजें कहें। Where tireless striving stretch its arm towards perfection, Where जहाँ पर टायरलेस मतलब निरंतर, स्ट्राइविंग मतलब विशिष्ट प्रयत्न, इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, यानी कहने का मतलब कि लोग हमेशा उन्नत के लिए प्रयत्नशील रहें। वे कहने का मतलब कि थोड़ी सी प्रगति पाने से उनको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा उन्हें निरंतर अपने प्रयत्नों को पाने के लिए, अपने प्रयासों को पाने के लिए वो हमेशा अग्रसित रहें। Where the clear stream of reason has not lost its way, और जहाँ पर कह रहा है कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, रीजन मतलब होगा यहाँ पर विवेक, पावर ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड एंड फ्रॉम ओपिनियन। कहता व्हेयर द क्लियर स्ट्रीम, कहा जो उनका विवेक है वो स्पष्ट होना चाहिए, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, वो कभी जो है ये नहीं है कि किसी समस्या में आकर उलझ जाए। तो कह रहा व्हेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी उसका विवेक एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कारण उसका स्पष्ट होना चाहिए और वो कभी समाप्त ना हो। इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सेंट ऑफ द डेड हैबिट, अब ड्रीरी मतलब उबा देने वाला, समझ गए ना। तो कहा इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सेंट ऑफ द डेड हैबिट, यानी कहीं डेड हैबिट का मतलब बेकार के पुराने रीति रिवाजों में। अब देखो ऊपर की लाइन से क्लियर होगा कि व्हेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट, यानी उनके जो विवेक हैं, विचारधाराएं हैं, वो निरंतर बनी रहें, वो पुराने रीति रिवाजों में कभी उबे ना, कभी उससे घबराए ना, यानी अपनी प्रगति के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहें। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, और उन लोगों का मस्तिष्क हमेशा क्या हो, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, इनटू देयर इवर वाइडनिंग, इवर वाइडनिंग मतलब सदा विकसित होने वाले, थॉट एंड एक्शन विचारों और कार्यों के प्रति। कह रहा उन लोगों का मस्तिष्क हमेशा नए विचारों, नए कार्यों की ओर अग्रसित रहे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, कहता है अंत में इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, यहाँ माय फादर उसने गॉड को कहा है। कहता है हे ईश्वर, मेरे देशवासियों, यानी यह जो मेरे सपनों का देश है उसमें ऐसी स्वतंत्रता हो कि लेट माय कंट्री अवेक, जिससे मेरे देशवासी के अंदर सच्ची स्वतंत्रता हो और उनका देश यानी हमारा यह भारत देश उस स्वर्ग के समान हो। इस प्रकार की जागरूकता उनके अंदर तुम उत्पन्न करो। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना थी, जिसमें जो है उन्होंने हमें अपने इस भारत देश के विकास के लिए प्रेरित किया है। उन नागरिकों को
संबोधित किया है। जो सांसारिक समस्याओं में, सांसारिक बंधनों में बंधे रहते हैं, उन्हें संदेश देता है कि हे मनुष्य, ये संसार जो तुम्हें मिला है उस स्वर्ग के समान है, जहाँ पर तुम्हें निरंतर अपने प्रगति के लिए अग्रसित रहना चाहिए और सांसारिक मतभेदों, सांसारिक समस्याओं में तुम्हें बंधे रहना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।